बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, लास्ट हमने होमवर्क में पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन दिया था। पिज़्ज़ा वाला बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। और चोको किंग वाला क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया था। चोको किंग लिमिटेड में कोई बात पूछने वाली हो, किसी बात में टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, पिज़्ज़ा वाले में प्रॉब्लम थी, वो मैंने डिस्कस कर ली थी। अच्छा जी, और एक और भी तो सवाल दिया था, और इसके अलावा कौन सवाल था? जमाल लिमिट, जमाल का कमाल। जमाल लिमिटेड में कोई टेंशन थी बच्चों? कोई टेंशन नहीं। तीन तरह की ऑर्डर क्वांटिटी थी, ठीक है जी। और डिटरमिन दी परचेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ T3 ऑफर्ड बाय सप्लायर एट विच जेएल्स कॉस्ट वुड बी मिनिमाइज। बताएं इनमें से कौन जीता था? 4000 जीत गया, 4000 जीत गया था। वेल डन यार, छा गया। अच्छा जी, आज का एक नया डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे से में आएगा, बस आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। अच्छा जी, 10 नंबर का सवाल है। सवाल तो ज़्यादा नंबर का नहीं है, लेकिन वैरायटीज़ काफ़ी किस्म की इसमें टेस्ट हुई हैं, सही है। तो अगर तो आप अच्छे बच्चे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, जब आप रिवीजन करोगे तो सारी वैरायटीज़ मैक्सिमम कर सकते हो। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर मैक्सिमम किस तरह के वो अल्फाज लिख रहा है, स्टेटमेंट लिख रहा है, वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट को एक सफ़े पे लिख लो। यार ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए ये जुमले लिखता है। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट के लिए वो कैसे कैसे दे सकता है। हालांकि जो अभी हमने पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन वाले क्वेश्चन में देखा था, उसमें होल्डिंग कॉस्ट वेयर हाउस टोटल में दी हुई थी, तो वहाँ पे गुमान में भी नहीं था यार। उसको डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करेंगे तो वो पर यूनिट में आ सकती है, ठीक है जी। तो सारी वैरायटीज़ को इकट्ठा कर लें तो एट द एंड रिवीजन करना आसान हो जाएगा, सही है। क्योंकि अभी तक हमने क्या करना है, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को ढूंढने में टेंशन होती है, होल्डिंग कॉस्ट को ढूंढने में टेंशन होती है, और एनुअल डिमांड को पूरा करने में टेंशन होती है। ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर सारा चैप्टर बेस कर रहा है। अरोमा हब पढ़ते हैं जनाब, बेहतरीन सवाल, जितनी तारीफ की जाए कम। अरोमा हब डील इन अ हर्बल टी दैट इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। इसका मतलब क्या है? हर एक जुमले का कीमती कीमती मतलब होगा। इसका मतलब क्या है? द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। बताओ ना भाई, हम साल में 2 मरतबा चाय मंगवाते हैं, साल में 2 मरतबा ऑर्डर देते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये साल में कितने ऑर्डर देते हैं सर? 2 ऑर्डर देते हैं। हर 6 माह बाद हम चाय मंगवाते हैं, इसके साथ साल में 2 मरतबा मंगवाते होंगे। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट अ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ईओक्यू। मैनेजमेंट ने कहा यार ईओक्यू फॉलो करते हैं, बड़ी तारीफें सुनी है ईओक्यू मॉडल की, इससे कॉस्ट कम आती है। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी कर ली। एनुअल सेल टी इज एस्टिमेटेड 60,000 के जी। ये 60,000 के जी बताएं क्या चीज है जी बच्चों? 60,000 के जी क्या है? और बोलो बच्चों। सर एनुअल डिमांड है। और ये 1260 क्या है? परचेज प्राइस है। बच्चों इस तरह लफ्ज पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, जिंदगी आसान रहेगी। और एनुअल सेल पता चल सकती है 60,000 है, तो एनुअल सेल अगर 60,000 है तो भाई मेरी डिमांड भी 60,000 की जी। क्या ख्याल है? ठीक है। अगर साल में 60,000 चाय मंगवाता हूं और हर ऑर्डर 6 माह बाद देता हूं, तो एक ऑर्डर में कितनी केजी चाय मंगवाता हूँ? और बोलो 30,000 केजी मंगवाता हूँ। ये है मेरा एग्जिस्टिंग ऑर्डर क्वांटिटी, जिसने हिडन रखा हुआ था। ये ऐसे कैलकुलेट करना था मुझे। इसका मतलब एक 30,000 केजी आ गया और दूसरा ईओक्यू वाला मॉडल आ गया। ये तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहां तक कोई बात टेंशन वाली है तो मुझे बताओ। सेल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या होता है भाई? 60,000 है ना, तो सारे साल 60,000 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होने वाली। ये इस लाइन का मतलब होता है। जो मैंने पीछे सेल की वही रहेगी, वो दाएं बाएं नहीं होने वाली। सी एंड एफ वैल्यू, सी एंड एफ वैल्यू, ये सी एंड एफ वैल्यू है क्या? सी एंड एफ वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू। ये क्या होती है? कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू। जब आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो सी एंड एफ वैल्यू से वास्ता पड़ेगा। कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू का मतलब होता है कि भाई हम बाहर से मान ली कीनिया से चाय मंगवा रहे हैं, तो कीनिया से चाय मंगवाने से लेके
हमारे घर तक चायन तक जितने खर्चे हैं उसको C&F वैल्यू कहते हैं, ठीक है। C&F वैल्यू ऑफ टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900 पर केजी। ये 900 पर केजी, ये कब की बात है बच्चों? आफ्टर डिस्काउंट के बाद, ऐसी है। तो डिस्काउंट क्या, आपको पता है हम डिस्काउंट के, ट्रेड डिस्काउंट तो हम एडजस्ट करते नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है अकाउंटिंग में। जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं परचेज प्राइस की और जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है अकाउंटिंग में? नहीं, कैश डिस्काउंट की होती है। तो भाई ये C&F वैल्यू जो है आफ्टर डिस्काउंट है 900। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, हमें यही चाहिए, आफ्टर डिस्काउंट वाली चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। कहता है ये जो आफ्टर डिस्काउंट जो है 900 रुपये पर केजी चाय पड़ती है। कहता भाई कस्टम ड्यूटी पे तो सेल टैक्स भी तो देना है। कहता कस्टम ड्यूटी एंड सेल टैक्स आर पेड, भाई हमने अदा किए हैं एट द रेट ऑफ 20% 15% रिस्पेक्टिवली। सेल टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेज इज रिफंडेबल। भाई सेल टैक्स तो रिफंडेबल हो गया, सेल टैक्स क्या हो गया? रिफंडेबल हो गया, तो ये तो गेम से आउट हो गया। कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल, ये कॉस्ट में ऐड करूंगा, फिर परचेज प्राइस में ऐड करूंगा कस्टम ड्यूटी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक कोई टेंशन? कहानी समझ आ रही है कि बारों बार चल रही कहानी? हाँ, आज ये सारा सवाल ऐसा तगड़ा सवाल है, ये सारा सवाल 1260 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। भाई चाय कितने की पड़ती है? 1260 की। इस 1260 में C&F वैल्यू भी है, इसके अंदर कस्टम ड्यूटी भी है, सेल टैक्स भी है जो कि रिफंडेबल है। सही है। तो ये सारा सवाल में जो कीमती चीज़ है वो ये 1260 है। इस 1260 के ऊपर इस सवाल में सारी वैरायटियाँ लगी हैं। इस सवाल में ना होल्डिंग की टेंशन, ना ऑर्डरिंग की टेंशन, ना एनुअल डिमांड की टेंशन, इसमें परचेज प्राइस के ऊपर टेंशन है। ये सवाल बेस्ड ऑन परचेज प्राइस है। सही है। अच्छा जी जी हाँ हाँ, ये वाला C&F वैल्यू जी जी ये वहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन अभी हम CF वैल्यू जो कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यूज है ना, ये हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेंगे, ठीक है, जब आएगा तो। ठीक है, अब उसमें कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स भी आ गया। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। यूज ऑफ EOQ मॉडल वुड रिड्यूस क्वांटिटी पर ऑर्डर। बच्चों हम कितना मंगवा रहे हैं? 30,000 kg मंगवा रहे हैं। अगर मैं EOQ वाला मॉडल यूज करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी पर ऑर्डर कम हो जाएगी, यानी कि 30,000 नहीं मंगवाऊंगा, कम मंगवाऊंगा। 25 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10-15 हो सकता है। कहता है ऐसा होने से एज अ रिजल्ट बल्क परचेज डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम 10 से 8। कहता है जब मैं 30,000 kg मंगवाया करता था तो 10% डिस्काउंट लिया करता था। अब EOQ पर जाने से कम क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो डिस्काउंट कम होकर 8% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब डिस्काउंट आज कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक ऑफ 1% पर मंथ है, मल्टीप्लाई में 12 करूंगा, पर एनम पे चल जाएगा, ये तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट है। एनुअल स्टोरेज एस्टिमेटेड ₹20 पर केजी। उसने लिखा नहीं है पर एनम, कैसे पता चलेगा पर एनम है? हाँ सर, एनुअल उससे पीछे लिख दिया आज, अब उसने पीछे लिख दिया, अब आगे ना ढूंढते ने कि पर एनम पर ईयर नहीं लिखा तो पर ईयर नहीं है, तो भाई एनुअल पीछे लिख दिया उसने। और अगर बिल्कुल खामोश है तो बाय डिफॉल्ट पर एनम ही होता है। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी? होल्डिंग कॉस्ट। चेक करें, होल्डिंग कॉस्ट तो बनी बनाई दे रहा है। एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर 90,000। भाई एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, ऑर्डर को प्रोसेस करना सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इंक्रीज द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर रिड्यूस द कॉस्ट बाय 20%। अगर EOQ में कम क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर ज्यादा देने से रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय 10%। कहता है 10% कम कॉस्ट कम हो जाएगी ज्यादा ऑर्डर देने से। एडमिन कॉस्ट, भाई एडमिन कॉस्ट चीजों को संभालने की कॉस्ट थोड़ी हो गई, ये तो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी ना, परचेजिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी।
एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्रोसेस करवाना है, ऑर्डर दिलवाना है, ये ऑर्डर देने की कॉस्ट है और एडमिन के हिस्से में आएगी। ठीक है, पीछे हमने प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट पढ़ा था, परचेजिंग डिपार्टमेंट। एच मेंटेन अ बफर स्टॉक इक्वल टू 15 डेज ऑफ सेल, भाई 15 दिन का हम अपना बफर स्टॉक रखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं कौन कौन सी दो क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनका मुकाबला करने वाले हैं। मुकाबले करने के लिए कौन कौन आएगा? अब भाई ये 30,000 का मुकाबला किससे होगा? EOQ से। 30,000 का मुकाबला किससे होगा? EOQ से। समझ लगी? और सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों EOQ फाइंड करना पड़ेगा। EOQ फाइंड करेंगे फिर हमारी कहानी आगे चलेगी। यहाँ तक कोई टेंशन? पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 3 तक जल्दी से रिवाइज कर लें, फिर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा जी बच्चों, चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्यूट EOQ। कह रहा है EOQ ढूंढ दो, हमने कहा ढूंढ देते हैं। अच्छा, EOQ ढूंढने की बहुत ज़्यादा वाली टेंशन नहीं है, इससे ज़्यादा तगड़ी टेंशन आगे आएगी। ठीक है, वो मैं बताऊँगा जब आएगी। तो सबसे पहले हम ये रिक्वायरमेंट कर लेते हैं EOQ को फाइंड करने की। ठीक है, टू इंटू एनुअल डिमांड चाहिए, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए। ये मुझे चीज़ें चाहिए। सही है, और चीज़ों को ढूंढ के लेके आते हैं, जो जो मिलती रहती हैं पुट करते रहते हैं। सबसे पहले 2 मिल गया। ठीक है, एनुअल डिमांड कितनी है? सवाल में गिवन थी यार एनुअल डिमांड तो 60,000। जो जो मिलता है यार लिखते जाते हैं। 60,000 ये हमारे पास एनुअल डिमांड आ गई। अब क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए और मुझे क्या चाहिए? होल्डिंग कॉस्ट चाहिए। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे आ जाए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमेशा आपको पता है वर्किंग्स बनती हैं। तो वर्किंग 1 में ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चलनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे आ जाएंगे कितनी है? कहता है एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर 90,000। तो 90,000 क्या आ गई हमारे पास? एडमिन कॉस्ट आ गई। ऐसी है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब फिर वो कह रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। भाई जब मैं EOQ पर जाऊंगा तो EOQ तो 30,000 से कम होगा ना। ये जो 6 मंथली एग्जिस्टिंग क्वांटिटी 30,000 kg था ना, तो EOQ तो 30,000 से कम होगा। तो जब क्वांटिटी कम होगी तो नंबर ऑफ परचेजेस ऑर्डर ज्यादा लगेंगे। कहता है इंक्रीज द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर ज्यादा होने से कॉस्ट जो 90,000 की आ रही थी अब वो 90,000 की कॉस्ट नहीं आएगी, वो कॉस्ट 10% से कम हो जाएगी। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डर कॉस्ट में 2 पंगे आ जाएंगे मेरे पास। ऑर्डर कॉस्ट में 2 पंगे आ जाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में 2 पंगे आ जाएंगे भाई, एक एग्जिस्टिंग वाला और एक EOQ वाला। ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास प्रोसेसिंग और ऑर्डर है। ऑर्डर प्रोसेसिंग एग्जिस्टिंग कितना आ रहा है? 90,000 का आ रहा है। और जब मैं EOQ में जाऊंगा तो 10,000 कम हो जाएगा, तो 90,000 का 90% ले लिया। आंसर कितना आता है? 81,000। यहाँ तो कोई टेंशन है तो बताएं? यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अब अगली टेंशन ये, मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में 90 लेके जाऊं या 81,000 लेके जाऊं? भाई 2 आ गई ना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 90 यहाँ पे लिखूं या 81 लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पर? आपका क्या मशवरा है? 90 लिखूं 81 लिखूं यार? जल्दी बताओ ना। 90 लिख लो, जैसा आप लोग के 90। और भाई EOQ फाइंड करूं तो EOQ वाली आइटम लेके जाऊंगा ना यहाँ पे। अच्छा वो मैं आपसे मशवरे करता हूँ, तो मैं तो रुल जाऊं फिर तो। क्या ख्याल? कीमती मशवरे मिल जाते हैं मुझे आपसे माशाल्लाह। भाई EOQ कैलकुलेशन के लिए EOQ को छोड़कर एग्जिस्टिंग ले जाऊं हैं? आ गया आप लोग तो पता नहीं कैसे सोच लेते हैं ऐसे। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आज जरा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पे मुकाबला करते हैं। इसमें भी 2 सीन चलना है।
एग्जिस्टिंग के लिए अलग सीन चलना है और ईओक्यू के लिए अलग सीन चलना है। सबसे पहले होल्डिंग कॉस्ट देखे कौन सी नजर आती है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग दी स्टॉक, वो कितने, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग दी कॉस्ट 1%, ऐसे ही है। और आपको पता है ये जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होती है किसके ऊपर कैलकुलेट होती है, ऑन परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती है। और परचेज प्राइस 1260 है और ऊपर CF वैल्यूज आ रही है, कस्टम ड्यूटी आ रही है, सेल टैक्स आ रही है, ये सारा कुछ आ रहा है। तो भाई ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो हमारी औकात से बाहर निकल गया, इसको तो अभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो लिख लेता हूँ फाइनेंस कॉस्ट और फिर लिख लेता हूँ औकात से बाहर। क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, वो तो मैं ऐसे, मुझे कैसे पता चलेगा मैंने परचेज प्राइस फंसना है, खौफ थोड़ी आएगी। और सवाल पढ़ के लग रहा है परचेज प्राइस के ऊपर मैं अड़ जाऊंगा। अभी तो मैंने ईओक्यू की रिक्वायरमेंट 1 पढ़ी तो मैं ईओक्यू को फाइंड करने निकल गया जंगलों में। तो भाई मैं सारी चीजें ढूंढूंगा, जहां जहां अड़ता रहूंगा मैं ऑटो अड़ूंगा, फिर उसको फाइंड कर लिए तसल्ली से वर्किंग करूंगा। वरना मैं तो आपको कह दूंगा भाई देखो परचेज प्राइस स्टार्ट करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा परचेज प्राइस स्टार्ट करना है? आपको तो कभी नहीं पता चलना। मुझे तो पता है कि मुझे परचेज प्राइस मैंने अड़ जाना है, पर मैं अगर आपको पहले परचेज प्राइस की वर्किंग करवा दूं, आपको कैसे पता चलना कि पहले मुझे परचेज प्राइस से वर्किंग स्टार्ट करनी है? क्योंकि हमने कभी भी सवाल भी ऐसा नहीं किया। हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट में फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले में वैल्यूज को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढ के लेके ढूंढ लिया, उसको लिख दिया। होल्डिंग कॉस्ट को ढूंढेंगे, मिल गई तो लिख लेंगे, नहीं मिला तो जहां जहां मुश्किल आएगी वहां हम देख लेंगे। सही है, ताकि सवाल में रट्टा ना लगे ना। बात समझ आ रही है बच्चों? ये दोनों शरारती ऊपर क्या करने गए? लाइन भी शरारती ऊपर चले गई है। नीचे आ जा, चल। ओहो ज्यादा नीचे आ, ओ बस बस। अच्छा जी, यहां तक बच्चों को टेंशन। अच्छा, अब चलते फाइनेंस कॉस्ट। भाई फाइनेंस कॉस्ट तो कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस क्या सर, ये लेंथी काम है, इसको मारें गोली, होल्ड पे रखते हैं इसको। और ढूंढ क्या, और हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट क्या, और कौन है यार, ये एनुअल स्टोरेज कॉस्ट कितना है 320 पर केजी। तो भाई स्टोरेज कॉस्ट आ रहा है पॉइंट नंबर 5 पे, पॉइंट नंबर 5 पे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए, और ये आ गया पॉइंट नंबर 5 पे स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कितनी थी 320, और ये परचेज प्राइस का पॉइंट कौन सा था मेरे पास, पॉइंट नंबर 4। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का था पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 भी हम अड़ गए। ठीक है, अब ना मुझे ये वाला पता है ना मुझे ये वाला पता है। अगर ये दोनों नहीं पता तो यहाँ से टोटल होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू वाली भी नहीं पता। अगर ये नहीं पता तो यहाँ पे ये नहीं पता। अब सवाल की डायरेक्शन बन गई, भाई एनुअल डिमांड आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के लिए कैलकुलेशन करने निकले, फाइनेंस कॉस्ट में आगे फंस गए, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ परचेज प्राइस। अब यहां से मुझे इशारा इंडिकेशन मिल गया, भाई जाओ परचेज प्राइस ढूंढ कर लेकर आओ। अब यहां से मैं एक वर्किंग बना लूंगा, यहां से एक मैं वर्किंग बना लूंगा, वर्किंग 1, वर्किंग 2, अब एक तीसरी वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग नंबर 3। परचेज प्राइस के लिए वर्किंग नंबर 3 बनाते हैं। अब परचेज प्राइस को तसल्ली से ढूंढते हैं। अब यहां से ना बच्चों इस तरह से सवाल की ना आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, वरना आपको कैसे पता चला परचेज प्राइस की मुझे कैलकुलेशन करनी है। परचेज प्राइस, इसमें भी 2 वैरायटी आ जाएंगी, एग्जिस्टिंग की और ईओक्यू। अब यहां पर आ जाए, बात बड़े गौर से सुननी है, बड़े ध्यान से सुननी है। पहली वाली लाइन पढ़े, C&F वैल्यू ऑफ टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900। कह सकता हूं ये डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस है, ये डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस है, ऐसे ही है। यानी कि सीन कुछ ये होगा, सीन कुछ ये होगा। बात बहुत ध्यान से सुननी है। एक लिस्ट प्राइस होगी, उसमें से माइनस हुआ होगा 10% डिस्काउंट। एग्री करते हो मेरी बात से? जो एग्री नहीं करता क्लास से बाहर चल जाए।
हाँ इधर ही बैठे हुए सारे के सारे, मैंने कहा शायद 10-12 लोग उठ के चले गए होंगे। अच्छा भाई वो कितनी है डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस 900, कह सकता हूं यहां पे मैं 900 लिखूंगा, ऐसे है मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा अगर ये 900 ये 10% डिस्काउंट, इसका मतलब कह सकता हूं ये तो 90% पर है प्राइस, ऐसे तो इसका 100% क्या होगा, इसका 100% क्या होगा बच्चों 1000 होगा, और 1000 का 10% कितना होगा 100। ये ऐसा सीन चल रहा होगा सारा, यहां तो कोई टेंशन हो तो बताओ। मुझे ये बताओ अकाउंटिंग में हम एंट्री 1000 से करेंगे या 900 से करेंगे, 900 से करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट किताबों में लिखने की इजाजत नहीं होती है, किताबों में 900। अब मुझे ये बताओ अब यहां पर आ जाए, यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी हमें लग रहा होता है कि यार ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जो है हमें लग रहा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे मुझसे किसने कहा था, नहीं तो नहीं कहा था, हाँ कस्टम ड्यूटी, हाँ अब मैं उसकी बात करने लगा। हमने जब कीनिया लिखा नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, हमने जब कीनिया वाले से कहा भाई चाय कितने की, उसने कहा 1000 रुपए की, हमने कहा नहीं यार गरीब लोग हैं डिस्काउंट देते, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वो जो चाय मुझे कीनिया से भिजवा रहा है वो कितने की मंगवा रहा है, कितने की भिजवा रहा है 900 रुपये पर केजी, 900 रुपये पर केजी, पर वो इंपोर्ट तक आते आते कस्टम वालों से क्लियरेंस होते होते मुझे किस कॉस्ट की पड़ेगी, मुझे किस कॉस्ट की पड़ेगी भाई, इसके अंदर कस्टम ड्यूटी भी तो ऐड करूंगा ना 20%, क्या ख्याल है, फिर वो मेरी कॉस्ट पड़ेगी ना, उसके बाद वाले सारे खर्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। जब तक मेरा माल कस्टम में पड़ा रहेगा, पोर्ट पे पड़ा रहेगा, तो मैं मंगवा नहीं सकता, जब तक मैं कस्टम ड्यूटी पे नहीं करता। तो कस्टम ड्यूटी याद रखेगा ये हमेशा परचेज प्राइस के साथ जुड़ी हुई होगी, क्योंकि ये मैं पे करूंगा तो ही अपनी प्रोडक्ट रिलीज करूंगा, तो ही आगे वो मेरी प्रोडक्ट ट्रेवल करना शुरू होगी। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है। अब ये जो 20% मुझे कस्टम पे करना है, ये 20% कस्टम किसके ऊपर पे करूंगा, इधर क्या सवाल, 900 पे करूंगा, ऐसे भाई 900 प्राइस थी ना, अब इसमें ऐड कर दूंगा 20%, क्या कस्टम ड्यूटी, 900 का 20% लोग क्या आता है 180, तो इसमें क्या करूंगा 180 ऐड कर दूंगा। अब बताओ वो जो 900 वाली चाय कीनिया में थी ना, तो पाकिस्तान की पोर्ट तक आते आते वो कॉस्ट कितने की चाय की पत्ती मुझे पड़ी जी 1080, ये 1080 सर मेरी परचेज प्राइस कहलाएगी, ये परचेज प्राइस है, क्या वो डिफरेंट हो जाएगी, ये एग्जिस्टिंग चल रही है अभी, क्या वो तो सेल प्राइस है, वो हाँ वो सेल प्राइस है यार, एनुअल सेल है ऑफ द इट इज एस्टिमेटेड एट द रुपीज ऑफ, ये सेल प्राइस है, और सेल प्राइस फिलहाल हमारे काम की नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने परचेज प्राइस के ऊपर टिक करना था, वो कर से सेल प्राइस पे दिया, ये परचेज प्राइस है, ठीक है जी। अच्छा इसका मतलब चाय मुझे कितने की पड़ी बच्चों 1080, ये 1080 दिस इज कॉल्ड माई परचेज प्राइस, ये मेरी परचेज प्राइस होगी, ऐसे है। अच्छा अब मैं चलता हूं ईओक्यू में। अच्छा ईओक्यू में क्या होगा, ईओक्यू में क्या होगा, अगर मैं ईओक्यू पर जाता हूं तो एक मसला आएगा, डिस्काउंट कम हो जाएगा मेरा, ऐसे ही है, किधर लिखा है एज द रिजल्ट ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम 10% टू 8%, 10% टू 8%। अच्छा जी अब यहां से बात सुननी है, एक हमारे पास एग्जिस्टिंग सिनेरियो हमारे सामने आ गया, अब यहां से क्या करना है, हमने ईओक्यू का सिनेरियो क्रिएट करना है। भाई अब ईओक्यू में डिस्काउंट 10% मिलेगा नहीं 8% मिलेगा, तो भाई परचेज जी बच्चों अब जो मेरी कहानी स्टार्ट होगी बच्चों वो 1000 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मुझे उसका रेट लिस्ट पता चल गया 1000 रुपए की थी, अब डिस्काउंट कितना मिलना है 8% मिलना है, तो भाई 80 रुपए का डिस्काउंट मिला 920, अब इस 920 के ऊपर 20% कस्टम लगाओ, कितना
184 कस्टम लग गया, तो ईओक्यू के मुताबिक परचेज प्राइस क्या बनी? हाँ 11, हाँ ये 1104 हमारे लिए जाएगी ईओक्यू के लिए, और ये 1080 हमारे जाएगी एग्जिस्टिंग के लिए। अब मेरी बात समझ आई? अब इसकी तलाश थी, अब मिल गया, अब इसको यहां पे पुट करूंगा। डन। जब मैं एग्जिस्टिंग के लिए फाइनेंस कॉस्ट, जब मैं एग्जिस्टिंग के लिए फाइनेंस कॉस्ट लूंगा तो परचेज प्राइस क्या लूंगा? 180, और जब मैं ईओक्यू के फाइनेंस कॉस्ट लूंगा तब परचेज प्राइस लूंगा 1104। अच्छा पहले एग्जिस्टिंग कर लेते हैं यार। एग्जिस्टिंग कितना है? 1080, और फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 1%। किधर गया? 1% पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12 करना है, तो 1% मल्टीप्लाई बाय 12 किया, आंसर कितना आया? 129.6। डेसिमल में रहना है, टेंशन नहीं लेनी डेसिमल की। अच्छा जी सेकंड वाले पर आ जाए, ईओक्यू वाला 1104, तो 1104 का 1% मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर बताएं क्या आता है? 132.48। 132.48, दोनों को ऐड करके आंसर बताएं। कौन है? 449.6, और साथ वाला हमसा आया 452.4। या आप लोग राउंडिंग क्यों नहीं कर रहे यार? आप लोग राउंडिंग क्यों नहीं कर रहे बच्चों? सिखाई हुई ये बात, जब भी कैलकुलेशन पर यूनिट पे होती है तो कभी भी राउंडिंग करते ही नहीं है, राउंडिंग करना गुनाह होती है, ठीक है। अच्छा अब मुझे होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू वाली मिल गई 452.48 मिल गए बच्चों। अब इस 452.48 को कहां पे पुट करूंगा? यहां पे पुट कर दूंगा। डन, ठीक है जी, पुट कर दो। आंसर आ गया 452.48, और तुम भाई साहब कहां से आए हो? पॉइंट नंबर 4 से आए हो, तो वर्किंग लिखने के साथ वर्किंग लिख दीजिएगा, और ये वर्किंग नंबर 2 से आया। आंसर बताएं ईओक्यू का आंसर क्या आया? आ, 463 4635 kg, ये 4635 kg ईओक्यू आया, और यहीं से हमारे ये 4 नंबर पक्के हो गए। आगे 6 नंबर हमें एक लम्हे में मिल जाएंगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने पॉइंट नंबर ए में सारी कैलकुलेशन कर लिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, होल्डिंग कॉस्ट भी है, एनुअल डिमांड भी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। यहाँ तक कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो पूछ लो, आगे कुछ भी नहीं है, आगे दी एंड है बस। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? चले आजे नेक्स्ट। मुकाबले का वक्त आ गया, मुकाबले का वक्त आ गया। आए जरा, किसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है? अच्छा जी, मुकाबले की घड़ी आ गई। हमारे पास एग्जिस्टिंग वाला कितना था? ये एग्जिस्टिंग था ना, और ईओक्यू वाला कितना था? 4635 kg। डन, डिस्काउंट आ गया। अगर डिस्काउंट आ गया तो परचेज प्राइस, टोटल परचेज प्राइस जिंदा हो गई। टोटल परचेज कॉस्ट फॉर्मूला क्या? एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। मेरी बात समझ आ रही है? एनुअल डिमांड कितनी है मेरे पास? एनुअल डिमांड कितनी है यार? ये 60 तार है, एनुअल डिमांड 60।
एनुअल डिमांड आ गई 60,000, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस दो तरह की आएगी। 30,000 के लिए परचेज प्राइस क्या है 1080 और उसके लिए 1104। तो चलो ऐसे कर लो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1080 और इसके लिए 60,000 मल्टीप्लाई 1104। आंसर बताओ क्या आता है किसका 64800000 और आगे वाला 66240000। डन बच्चों। ये क्यों का गलत हो गया मेरा। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है। ओके क्या ये अच्छा 4635 kg ठीक है। टोटल परचेज कॉस्ट लिख चुके। अगली कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एडी आवर ओ क्यू। अच्छा जी चीजें पूरी करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दो तरह की है कितनी है यार 90,000 81,000। अच्छा जी 90,000 आ गई और 81,000 आ गया। कॉलन एनुअल डिमांड 60,000 है। पहले का आंसर बताओ क्या आता है 180,000 और ई क्यू का 10 पक्की बात है। अच्छा यहाँ पे बच्चों देख लो यहाँ पे ना सुन लो यहाँ पे आई कैप के आंसर में हमारे आंसर में डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस किस वजह से आएगा। आई कैप कहता है भाई एडी ओवर ओ क्यू ना करो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे नंबर ऑफ ऑर्डर पे करो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करो ना। तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर से नहीं करवाता बस एडी ओवर ओ क्यू से जो भी आंसर आएगा उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देंगे। तो दैट्स अ राउंडिंग ऑफ एरर आएगा दोनों में। आई कैप क्या करता है पहले वो सुन लो 60,000 डिवाइडेड बाय 4635 करो। आंसर क्या आता है 60,000 डिवाइडेड बाय 4635 करो। बस ऐसे करो 12.94 है ना। सुन लो हमारा जो आंसर आएगा वो 12.94 मल्टीप्लाई बाय 81,000 से आएगा। तो आपको पता है 12.94 ऑर्डर कोई नहीं होंगे तो कम से कम 13 ऑर्डर देने पड़ेंगे। जब मैं 13 मल्टीप्लाई बाय करूंगा 81,000 तो हमारे आंसर से एक्सीड कर जाएगा आई के वाला आंसर। अच्छा हमारा आंसर क्या रहा है 12.94 से 1048 54544। आई कैट का आंसर 1048 नहीं आएगा कोई वो 13 से आएगा तो उसका आंसर 1048 से ऊपर निकल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है। हम नंबर ऑफ ऑर्डर ही नहीं करेंगे हम डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दिया करेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्या टोटल होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू ओवर 2। भाई सेफ्टी स्टॉक भी तो था ना किधर है और कितना को है। हाँ अच्छा सेफ्टी स्टॉक चेक करें सर। सेफ्टी स्टॉक कितने का रख रहा है 15 डेज सेल का 15 डेज सेल का। अब मुझे यहां से सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन रखनी है। भाई सेल कितने कर रहे हैं हम 60,000 यूनिट पूरे साल का और मुझे कितने का स्टॉक रखना है 15 दिन का। तो मल्टीप्लाई 15 आवर। अच्छा अब नंबर ऑफ डेज जी जी एक महीने का 5,000। भाई नंबर ऑफ डेज कितने हमारे पास उसने बताया 365 भी 360 भी दोनों प्रैक्टिस सही है। मर्जी जो मर्जी ले लो 300 12 करेंगे और एक मंथ का आएगा एक मंथ का हाफ कर देंगे।
जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। हाँ हाँ ऐसे कर लो, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, एक महीने का आ जाएगा, उसको फर्दर 2 से डिवाइड करो तो 15 दिन का आ जाएगा। या 15 दिन चाहिए भाई, 365 दिन है, उनमें से 15 दिन चाहिए। 360 पूरे साल के दिन हो गए, उनमें से 15 दिन की चाहिए तो 15 दिन आ गया। जैसे मर्जी, जैसे नुकसान है। इसका आंसर बताओ क्या आता है? तो 2500 केजी का क्या रख रहे हैं हम? सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं। आ जाओ जी 2500 केजी, तुम भी आ जाओ। वैसे आप बच्चे, ये आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो, सही है। तो इसमें प्लस कर दूंगा सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक कितना आ जाएगा वो बता देते हैं। 2500 आगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, यहां तक कोई टेंशन? अच्छा जी, सेफ्टी स्टॉक कितना आ गया, इसको कैद कर लें। सेफ्टी स्टॉक 2500 आ गया, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दो तरह की हैं अलग अलग। पहले वाले की होल्डिंग कॉस्ट क्या है? 449.6, 449.6 कॉलन ईओक्यू की होल्डिंग कितनी है? 452.48, 452.48। पहले वाले का आंसर होता क्या था? क्या? और ईओक्यू वाला? टू 181,364। यार एक आधा बच्चा कैलकुलेशन कर लिया करे ताकि कंफर्म हो जाए कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्या? अभी मैंने कहा गड़बड़ ना हो। 2179,822। टोटल करते हैं प्लीज, सही वाला टोटल करते हैं। हाँ ये कौन है? 728480000 722। और ये ईओक्यू वाला कितना आया? 6944। अब 6944 है कि नहीं है? 6946 69 आ रहा है, आगे क्या 4? अच्छा 468366। तो बच्चों कौन सा 6972? भाई 69 वाला जीत गया, हम ईओक्यू के साथ जाएंगे, ठीक है। तो सवाल हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास अरोमा हब वाला क्वेश्चन था, ठीक है जी। इसको घर जाके लाजमी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। पिक्चर लेने, पिक्चर ले लो आप, ठहर जाए ज़रा। चलो जी, इतने ही पहले पिक्चर ले लो। और अब ये वाला हिस्सा ले लो। डन। मस्त मोल मलंग चल रहे हैं सारे मस्त। ठीक है जी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये वाला हिस्सा कर लिया। अब सर सेकंड वाले हिस्से पे चलते हैं। ये वाला हिस्सा आसान हिस्सा है, अगला वाला हिस्सा भी आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। उस वाले एरिया को देखते हैं हम। अच्छा जी, पास पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 5 6 7 8 और आज हमने ये हरोमा हब वाला क्वेश्चन भी
डिस्कस कर लिया। डन बच्चों, तो हमारा ये पार्ट 1 जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में चलते हैं। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग ये इन्वेंट्री लेवल रिलेटेड डिसीजन। अच्छा, इससे पहले वाला हमारा क्या डिसीजन चल रहा था? हाँ, इससे पहले वाला जो अभी हम ये फड़का के हैं सॉल्व करके हैं, वो हमारा क्या डिसीजन चल रहा था कि हम कितने ऑर्डर मंगवाएं, कितने ऑर्डर मंगवाएं, ये चल रहा था ना। 2000 मंगवाएं, 4000 मंगवाएं, EOQ मंगवाएं, और EOQ विदाउट डिस्काउंट मंगवाएं या विद डिस्काउंट मंगवाएं। पहले ये चला था कितने यूनिट मंगवाएं, कितना ऑर्डर मंगवाएं। मेरी बात समझ आ रही है? अब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे इन्वेंट्री रिलेटेड। कौन सा करेंगे? इन्वेंट्री रिलेटेड डिसीजन। इन्वेंट्री रिलेटेड डिसीजन क्या होगा भाई? ऑर्डर मंगवा लिया, ऑर्डर मंगवा लिए, इसे पिछले पार्ट में ऑर्डर मंगवा लिए। अब जब वो ऑर्डर मंगवा लिया और उस ऑर्डर को मैंने स्टोर रूम में रख लिया, भाई वो ऑर्डर खत्म ही तो होगा, ऐसे है। अब वो कितना ऑर्डर रह जाए और मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं, अब ये डिसीजन है। अब ये डिसीजन भाई, अगर ज्यादा क्वांटिटी रह जाए और मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं तो भाई होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे है। और अगर थोड़ी सी क्वांटिटी रह जाए फिर मैं नया ऑर्डर प्लेस करूं, और अगर ऑर्डर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो भाई थोड़ी सी क्वांटिटी रहती थी तो स्टॉक आउट हो जाएगा। अब कितना लेवल रह जाएगा मेरा स्टॉक में कि मैं न्यू ऑर्डर प्लेस करूं, सर अब इसके बारे में डिस्कशन होने लगी। डन। अब इसके बारे में कोई डिसीजन मेकिंग है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे रीऑर्डर लेवल। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल है क्या? रीऑर्डर लेवल ये है, इट इज द इन्वेंट्री लेवल एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट। रीऑर्डर लेवल क्या है? इसका मतलब, रीऑर्डर का मतलब दोबारा ऑर्डर करना। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर करना, री का मतलब दोबारा ऑर्डर करना। क्या ख्याल है? तो फिर रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होगा? मैं कब दोबारा ऑर्डर करूं कि मेरा दोबारा से वो लेवल अप हो जाए। मेरी बात समझ आई? कि कितनी क्वांटिटी मेरे पास रह जाए कि मैं न्यू ऑर्डर प्लेस करूं। और न्यू ऑर्डर क्यों प्लेस करूं? ताकि मैं स्टॉक आउट से बच जाऊं। मेरे पास समझ आ रही है? मान लें हम अपने घर में 20 kg आटा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कब दोबारा न्यू 20 kg वाला आटा मंगवा लें? जब आटे की ड्रमी में 2 kg आटा रह जाए, 1 kg रह जाए, 3 kg रह जाए, 4 kg रह जाए। अब अम्मा ने ये डिसीजन लेना है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये कितना को ऑर्डर रह जाएगा, कितना को ऑर्डर रह जाएगा और हम नया ऑर्डर प्लेस करें, यानी कि 2 kg अगर आटा रह गया तो हम न्यू आटा का थैला मंगवा लें, 1 kg रह जाए तो मंगवाएं, 3 kg रह जाए, 4। अब ये डिबेट है ना। अब ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, मुझे नया ऑर्डर कब देना है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सर? 2 चीजों पे। नंबर 1, अब रोज रोटियां कितनी खाते हो, आपका रोज आटा इस्तेमाल कितना, ऐसे है ना। मान लो अगर रोज मेरा 1 kg आटा लगता है, समझ आ रही है? रोज मेरा 1 kg। अब बात गौर से सुननी है। रोज अम्मा को बता है रोज की डिमांड क्या है? रोज की डिमांड क्या है? 1 kg, 1 kg पर डे। हर रोज 1 किलो आटा लगता है। मेरी बात समझ आ रही है? और अम्मा को अपने लाइक पुत्र का ही बता है कि जब मैंने कहा आटा ला दे, मजाल है उस दिन उसने ला के दिया हो, मजाल है उसके अगले दिन भी ला के दिया हो, वो 2 दिन बाद जाके आटा लेके आता है। मेरी बात समझ आ रही है? नंबर 1 क्या? पर डे किलो कितना आटा इस्तेमाल होता है। सेकंड इज दी लीड टाइम। सेकंड क्या है? ये लीड टाइम क्या होता है? व्हाट इज द लीड टाइम? टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एंड receiving the order. Time between placing and receiving the order is called lead time. ये lead time होता है। lead time क्या हो भाई? ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव करने के दरमियान में कितने दिन लग रहे हैं, ये लीड टाइम है। मान लें
1 जनवरी 2024 को मैंने ऑर्डर दिया, ये मैंने ऑर्डर दे दिया, डन। 1 जनवरी गुजर गया और ये 2 जनवरी आ गया, फिर 3 जनवरी 24 को मैंने ऑर्डर रिसीव किया। यहां पे ऑर्डर किया है, ऑर्डर प्लेस किया, और यहां पे ऑर्डर क्या किया, रिसीव किया। तो लीड टाइम कितना बना, ऑर्डर किया 1 जनवरी को, 3 को मिला, 2 और 3, इसका मतलब 2 डेज मेरे होंगे लीड टाइम के। मेरी बात समझ आई? तो जिस दिन ऑर्डर दिया वो दिन भी शामिल करूंगा और उसके अगले वाला दिन भी शामिल करूंगा, ठीक है। तो भाई अगर 1 जनवरी को दिया और 3 को मिला, तो 1 के बाद 2 और 3, 2 दिन बाद मुझे ऑर्डर मिल गया। मेरी बात समझ आई? वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? या 3 - 1 कर लो, 2 डेज कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, तो अम्मा को पता है कि भाई 2 दिन से पहले आटा नहीं आना, सही है। जब भी मैंने इसको ऑर्डर देना है, इससे 2 दिन बाद लेकर आना है, तो बताओ अम्मा को स्टॉक में कितना आटा रखना चाहिए? 2 दिन का आटा 2 दिन बाद आ रहा है ना, तो अब्बा को स्टॉक में कितना आटा रखना चाहिए? केजी में बताओ आप मुझे। 2 केजी ना, लॉजिकली यही है। अच्छा, अगर बच्चा 3 दिन बाद आटा लेके आता है तो कितना स्टॉक रहना चाहिए? 3 के, लॉजिकली ये बनता है। अब चेक करो, हमारी कैलकुलेशन से भी ये बनेगा भाई, 1 दिन पर डे, 1 दिन में 1 केजी इस्तेमाल होता है, और लीड टाइम कितना है? 2 डेज। तो अम्मा को चाहिए कितने दिन का स्टॉक रखना चाहिए? 2 × 1 केजी, 2 केजी का स्टॉक रखना चाहिए उसको। जब 2 केजी रह जाए तो अम्मा को चाहिए फौरन से आटा मंगवा ले, फौरन से चाहिए आटा मंगवा ले, ताकि 2 दिन बाद 2 केजी खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये 2 केजी खत्म हो जाएगा, नया थैला अवेलेबल होगा। यहां तक कोई टेंशन है तो बताएं। हेलो बच्चों, कोई टेंशन? इसका मतलब रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिमांड मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, डिमांड और लीड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रीऑर्डर लेवल मेरा आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ आई? किसको ये बात समझ नहीं आई जी? हैंड रेस कर ले। जल्दी समय लग जाती है, पता नहीं कैसे लग जाती है यार। मैं तो आपकी जगह हूं, मैं तो कभी ना समझ पाऊं। अच्छा, जबरदस्त यार, समय लग जाती है। अब आ जाए सर, इसमें आ जाए। अम्मा को पता है कि भाई 1 दिन में 1 केजी इस्तेमाल होना है आटा, और अम्मा को पता है कि भाई मैंने जब भी पुत्र को कहना 2 दिन उसको उसने लगा देने आटा लाते लाते, डन। ये अम्मा को क्या है सर? कंफर्म है। ये अम्मा को क्या है? कंफर्म है। इसका मतलब अगर अम्मा सर्टेन है कि 1 दिन में 1 केजी ही इस्तेमाल होना है, अम्मा सर्टेन है कि भाई 2 दिन बाद ही आटा लेकर आना है, तो फॉर्मूला सीधा साधा, डिमांड पर डे मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम इन डेज। ये मेरा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अम्मा सर्टेन है कि 1 दिन में आटा कितना इस्तेमाल होगा और आटा आएगा कितने दिनों में। मेरी बात समझ आई? पक्की बात यार? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है अम्मा को पता कि 1 दिन में 1 केजी आटा इस्तेमाल होना है, और अम्मा माशाल्लाह ऊपर से कॉस्ट अकाउंटेंट, फिर तो अम्मा के लेवल ही अलग हो जाएंगे। अम्मा को पता है कि 1 दिन में ना पर डे, सर पर डे की डिमांड कितनी थी? 1 केजी, सही है। और लाइक बच्चा आटा कब लेकर आता है? 2 दिनों में। तो अम्मा ने कहा 2 × 1, तो मुझे 2 केजी का स्टॉक रह जाएगा, तो मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं। रीऑर्डर लेवल का मतलब है री ऑर्डर दोबारा कब ऑर्डर करूं। तो अम्मा को पता है जब 2 केजी ड्रमी में रह जाएगी तो मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगी, डन। अब अम्मा थी आगे कॉस्ट अकाउंटेंट, अम्मा की कैलकुलेशन और तगड़ी होगी। अम्मा ने कहा 1 केजी रेगुलर लगता है, और अगर घर में मेहमान आ जाएं तो फिर 1 केजी नहीं लगता, फिर ज्यादा लगता है ना, फिर ज्यादा लगता है। अब तो अम्मा कहेंगे यार ये 1 केजी वाला सेटअप सही नहीं है। समटाइम मेरा 1 केजी लगता है, समटाइम 1 केजी से ज्यादा, समटाइम अम्मा ने क्या ऑन एवरेज क्या लगता है? 1 केजी। पर अम्मा ने कहा अगर गेस्ट आ जाएं तो 2 केजी भी लग जाया करता है, और किसी दिन चावल पक जाएं
तो सर 0 kg आटा इस्तेमाल होगा ना। क्या है भाई, चावल भी तो खाएंगे, रोज रोज रोटी खाएंगे तो ऐसा लगेगा जिंदगी नहीं गुजार रहे। क्या ख्याल है? तो भाई जिस दिन चावल पक गया उस दिन तो आटा लगना ही नहीं है। तो अम्मा को अब ये नहीं पता कि एक दिन में कितना आटा इस्तेमाल होना है। इसका मतलब अम्मा इज अनसर्टेन अबाउट द डिमांड, है ना। 0 kg भी आटा लग सकता, 1 kg भी और 2 kg भी। आगे चलते। और अम्मा इज ऑल्सो अनसर्टेन अबाउट योर हैबिट। कभी आप अम्मा के कहने पर फौरन ला देते हो, ठीक है। अम्मा ने कहा आटा मुक गया, आपने फौरन से आटा हाजिर कर दिया। सर लीड टाइम ही नहीं था, उसी वक्त ही ले आए। अम्मा ने कहा आटा ले आओ, आपने कहा अच्छा अम्मा कल ला दूंगा। सर लीड टाइम आपका 1 डे था, पर हमारी किताबें कम से कम 1 दिन था। अम्मा ने कहा आटा ला दो, आपने कहा अच्छा अम्मा ला दूंगा। आपने कहा ला दो, कब ला दूंगा आपने अम्मा को नहीं बताया, आपने 2 दिन बाद आटा ला दिया। अम्मा ने कहा आटा ला दो, हाँ मैं ला दूंगा, हाँ मैं ला दूंगा। अम्मा ने कहा भाई आटा खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, चावल पकाए आप, आटा भाई छला ले आऊंगा। तो आपने क्या किया, 3 दिन में आटा ले आए। सर अगर डिमांड अनसर्टेन है, लीड टाइम भी अनसर्टेन है, तो अब फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा अगर सर्टेन है तो पता है अम्मा को 1 kg इस्तेमाल होना, 2 दिन में आटा देना, तो 2 × 1 2 kg रीऑर्डर लेवल हो गया। अगर अनसर्टेन है डिमांड, अनसर्टेन है लीड टाइम, बताओ अम्मा आटा सिक्योर करने के लिए किसके साथ मूव करेगी? मैक्सिमम सेफ्टी इख्तियार नहीं करेगी अम्मा। अम्मा ने कहा यार कितना को बुरा कर लेगा ये तो कितना को मुझे लारा दे देगा। तो अम्मा जब अनसर्टेन सिचुएशन होगी तो अम्मा क्या करेगी, मैक्सिमम सेफ्टी इख्तियार करेगी। अम्मा ने कहा यार हो सकता है गेस्ट आ जाए तो वो 2 kg आटा हम इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है नालायक ने आज तक मैक्सिमम 3 दिन तक मुझे जलील किया है, तो हो सकता है 3 दिन तक ये आटा ना लेकर आए। तो अम्मा क्या करेंगी, 2 × 3 6 kg का स्टॉक रख के ऑर्डर देंगी, क्योंकि अम्मा अनसर्टेन है। अम्मा कहेंगी ठीक है यार 6 kg का रह जाएगा तो मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगी, अगर गेस्ट आ जाए तो ठीक है मेरा काम चल जाएगा, और अगर मैक्सिमम भी इसने मुझे लेट किया तो 3 दिन तक की तो लेट करेगा ना। क्या ख्याल, सही है। तो अम्मा अब क्या, अम्मा भी सियानी, फिर अम्मा ने पूरी कैलकुलेशन करके देखी। तो अम्मा 6 kg का जब स्टॉक रह जाएगा तो तब अम्मा रीऑर्डर लेवल प्लेस करेंगी, क्योंकि नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट अम्मा इज नॉट सर्टेन अबाउट द डिमांड एंड द लीड टाइम। और अम्मा ने यहां से किसको सिलेक्ट किया, सर अपने आप को सिक्योर किया ना। तो मैक्सिमम कितना आटा इस्तेमाल होगा वो, और मैक्सिमम कितना तुम लेट करोगे वो। तो फॉर्मूला चेक करें ऑटोमेटिकली ऊपर क्या बन गया, सर मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, ताकि घर में आटे की शॉर्टेज ना हो आपकी नालायकी की वजह से। दिस इज द अच्छा बच्चा, टाइम टाइम आटा ले आता है, दिस इज द निकम्मा बच्चा, अम्मा को गिड़े कराता रहता है। ये अम्मा ही है जो गेड़े सुन लेती है, यकीन करें, अब्बा नहीं सुनता अब्बा अगर कह देना भाई ये चाहिए, बंदा ना कराची से लाहौर पहुंच जाएगा, अब्बा मैं अभी आया बस। सही है। हाँ तो बंदा 2 बंदों को, इंसान जो है 2 बंदों को कभी ना कर पाता नहीं है। नंबर 1 अब्बा को ना नहीं होती, अब्बा कुछ भी कहना, चांद ला दो अब्बा ले आएंगे इंशाल्लाह, बस अभी मैं आया। सही है। तो अब्बा को इनकार नहीं होता। अब दोस्त की तरफ बैठे हुए अब्बा की कॉल लगी यार जाना है, सर हिम्मत ही नहीं थी, अब्बा मैं दोस्तों की तरफ बैठा हूँ अब खुद चले जाएं, सर ये नहीं होता, बस मैं आधे घंटे में आया, 1 घंटे में आया, तो अब्बा को ना ज्यादा टाइम में होता सर नहीं होती। क्या होती है, क्या होती है, नहीं अब्बा को ना होती है नहीं। सर दूसरा जो है ना हाँ सर दूसरी इंशाल्लाह ताला होगी आपकी बीवी। ना करके देखना एक मरतबा, सर ना करके देखेंगे, यकीन के रखेंगे नहीं, फिर उसके ऊपर आपको वो लेक्चर मिलेगा, वो लेक्चर मिलेगा तो आप कहेंगे यार इससे अच्छा मैं ना हाँ कह के दिल्ली छूट जाता। ठीक है जी सर, ये लेक्चर मैंने अपलोड करना है। ये 2 लोग ऐसे जिनको ना नहीं होती, अम्मा को ना हो जाती है। ठीक है जी। तो अम्मा केस में अनसर्टेन है, बाकी अब्बा केस में भाई सर्टेन है। अब्बा ने कह दिया ये अब करना है तो सर करना ही करना है। अच्छा जी चलो, ये कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने फॉर्मूला समझाना था। इसका मतलब अगर रीऑर्डर लेवल है
और सर डिमांड क्या है, सर्टेन है, तो फॉर्मूला बनेगा डिमांड इनटू लीड टाइम। और अगर रीऑर्डर लेवल में डिमांड और लीड टाइम अनसर्टेन है तो फिर फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। देखो ये फॉर्मूला याद होता है जल्दी से, रीऑर्डर लेवल का। सर्टेन के केस तक जिंदगी आसान है, अनसर्टेन का याद करो जरा, अनसर्टेन का याद करना है आप लोग। डाल दे। ये वाला हाँ। आज होमवर्क नहीं होगा, आज होमवर्क शायद ना हो, आज होमवर्क नहीं होगा, आज हमारे पास मटेरियल नहीं है यार, आज होमवर्क की छुट्टी, कल मिल जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन हो। चलो जी बच्चों, क्या कह रहे हैं, 2 हफ्ते रह गए ईद की छुट्टियों में, माशाल्लाह बड़ी कैलकुलेशन है तुम्हें। अच्छा जी, अभी से माशाल्लाह ईद के बारे में फिक्रमंद हो गया, जबरदस्त है। ऐसे बच्चे होने चाहिए सीए करने के लिए, देखो एक एक दिन कैलकुलेट करते हैं। हाँ, कभी ये तो नहीं कहा एग्जाम में 2 दिन रह गए हैं और मैं देखो अभी तक यहाँ में पहुंचा हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ईद की खुशियाँ पढ़ने नहीं दे रही हैं बच्चों, ईद आती रहेगी, पढ़ते रहें बच्चों साथ साथ, ठीक है। और ये बच्चों नन्ही मुन्नी सी चीज़ें हैं, हल्की चीज़ें हैं, इसलिए इनको ईद से पहले पहले फटका देना है आप लोगों ने, साथ साथ तैयार कर लेना। ईद के बाद तो सर हमने वेरिएंस में और डिसीजन मेकिंग में निकल जाना, वो फिर बला चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको पीछे से रिवीजन करने का वक्त नहीं मिलेगा। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत स्लो पढ़ा, यकीन करें बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल मैं सही वाला कह रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं जितना करवा रहा हूँ इतना वाजिब है आप लोगों के ऊपर, आपने लाजमी करना ही करना है, और इसको इतना अच्छे से कर लो। और मैं सारे पास पेपर इसलिए करवा रहा होता हूँ, डिस्कस कर रहा होता हूँ कि मैक्सिमम बस आप क्लास में मेरे साथ पास पेपर इंगेज हो जाओ, जब कल को रिवीजन करो तो आपको न्यू क्वेश्चन ना देखने पड़े, जो मैंने करा उनको रिवाइज कर लो बस, ठीक है। अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल, अगर डिमांड और लीड टाइम अनसर्टेन है, एक और फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज डिमांड मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। अब इसको होल्ड कर दो, आने वाले वक्तों में इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा, पहले वाला फॉर्मूला मैंने कौन सा करवाया, रीऑर्डर लेवल का। क्या रीऑर्डर लेवल के बारे में समझ लग गया? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, नया ऑर्डर कब प्लेस करें, नया ऑर्डर कब प्लेस करें। डिमांड और लीड टाइम का पक्का पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, भाई नहीं पता तो मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम लूंगा। डन बच्चों। अच्छा, आगे मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आएगा तो फिर ये जो एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम से मैं फॉर्मूला डिराइव करना सिखा देता हूँ, ठीक है। मैं फॉर्मूला सिखाता हूँ, अगर फॉर्मूला समझ ना आया तो फिर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। अगर फॉर्मूला समझ लग गया फिर हम इस डायग्राम को क्या करेंगे सर, इग्नोर करेंगे, जरूरत नहीं है ना एग्जामिनर ने डायग्राम के बारे में हमसे कुछ पूछना, हमें फॉर्मूला याद चाहिए बस। आ जाए जरा अगला फॉर्मूला, ये कल याद कर गया, कल इसी की बेस के ऊपर हमने क्वेश्चन फटकाने हैं। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहते हैं, सही है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैसे कैलकुलेट होगा वो सुनिएगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट होता है रीऑर्डर लेवल। बच्चों क्या, रीऑर्डर लेवल। अगर मैं रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर दूं मिनिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम और उसमें ईओक्यू ऐड कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल रह जाता है, सही है। ये बस ये फॉर्मूला याद करना बच्चों। ये फॉर्मूला बना कैसे इसके बारे में हमें जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमें जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट में ये फॉर्मूला कैसे बना वो बताने लगा। समझ लगती है तो ओके करो, नहीं लगती तो इग्नोर करो। मेरी बात समझ आई है? बस ये फॉर्मूला याद करना है, इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। अभी मैं इसको लॉजिकली क्लियर करने लगा हूं। लग गए समझ तो बड़ी अच्छी बात, सर नहीं समझ रही तो इग्नोर मारना। ये हमारे कंसेप्ट का, हमारी गेम का, एग्जाम का हिस्सा नहीं है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताने लगा। मेरी बात समझ आ रही है? ओके। ये मैंने आपको इन्वेंट्री का पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ। ये वक्त है और ये रीऑर्डर लेवल। सबसे वाली लाइन क्या है बच्चों, जब इतना मेरा स्टॉक रह जाता है तो मैं क्या करता हूं, नया ऑर्डर प्लेस करता हूं। जैसे ही नया ऑर्डर प्लेस करता हूं तो इस पॉइंट से ऊपर मेरा नया ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। बल्कि यहां से कहानी चलाता हूं।
शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया, मान लें ये मेरा 20 किलो वाला आटा है, 20 kg वाला आटा है, तो ड्रमी यहाँ से लेके यहाँ तक भर गई, ड्रमी यहाँ से लेके यहाँ तक भर गई। समझ लगती है मेरी बात? वक्त गुजरता रहा, ये टाइम है, वक्त गुजरता रहा, ड्रमी खाली होती रही होती रही होती रही होती रही। जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया, मेरा रीऑर्डर लेवल आ गया, मेरा रीऑर्डर लेवल आ गया। अब यहाँ पे पहुंच के मैंने ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर फौरन तो नहीं आएगा ना, 1-2 दिन में तो आएगा। वो जो जब 1-2 दिन में आएगा, वो ये वाला मैं आटा फर्दर यूज करता रहूंगा, मैं आटा फर्दर यूज करता रहा। जब इतना आटा रह गया तो मेरा ऑर्डर आ चुका था, तो यहां से ऊपर फर्दर ड्रमी भर गई। अब ड्रमी यहां तक पहुंची, पहले ड्रमी यहां तक थी, अब ड्रमी यहां तक पहुंच गई। मेरी बात समझ आई? फिर मैं आटा इस्तेमाल करता रहा, दोबारा रीऑर्डर लेवल तक पहुंच गया, फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब की बार चेक करो, ऑर्डर आने में ज्यादा वक्त लग गया। तो देखो ज्यादा आटा नहीं इस्तेमाल कर बैठा, और देखो इतना आटा इस्तेमाल कर दिया कि मैं स्टॉक आउट के करीब पहुंच गया। अब जब नया ऑर्डर यहां पर आया तो चेक करो, मैं पहले से कम हाइट पर था। ये आटा 20, ये भी 20 kg है, ये ऑरेंज वाली सारी 20-20 kg है। फिर दोबारा मैंने क्या किया, आटा इस्तेमाल करता रहा। जैसे ये पॉइंट हुआ, ऑर्डर दे दिया, और अब की बात चेक करो, बहुत जल्दी नहीं आटा आ गया। चेक करो, बहुत जल्दी नहीं आटा आ गया। मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, अगले दिन या कुछ घंटों बाद ही या शाम को ही आटा आ गया होगा। तो चेक करें, ये कम से कम आटा इस्तेमाल हुआ। तो चेक करें, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। इसकी हाइट क्या है? चेक करो, सबसे ज्यादा है। ये मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। इसका मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल तब आता है जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, सर फौरन से नया माल आ गया हो। तो इसका मतलब अब एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में से, स्टॉक में से कम आटा इस्तेमाल किया था कि 20 किलो का आटा और आ गया, तो मैक्सिमम हाइट तक मैं पहुंच गया। ये मेरी बात समझ लगती है? तो कह सकते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल तब आता है जब मेरा मिनिमम लीड टाइम हो। कह सकता हूं मिनिमम लीड टाइम, ऑर्डर दिया फौरन से मिल गया, ऑर्डर दिया फौरन से मिल गया। अब ये जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, सर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, ये कहां से कहां तक होगा? चेक करो, प्लीज चेक करना जरा। कह सकता हूं ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल यहां से लेके यहां तक का है, ऐसे है, यहां से लेके यहां तक का है। तो अब इसमें हो क्या रहा होता है भाई, यहां से लेके यहां तक ये EOQ आ गया, ऐड हो गया। ये ऑरेंज वाला ये क्या आ गया? EOQ आ गया। फिर यहां से लेके यहां तक ये तो मेरा रीऑर्डर लेवल था, वो ये रीऑर्डर लेवल आ गया। भाई इसमें से इतना तो आटा इस्तेमाल कर लिया ना। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं रीऑर्डर लेवल में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, अगर मैं रीऑर्डर लेवल में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चों? मेरे पास क्या रह जाएगा? ये वाला हिस्सा रह जाएगा। चेक करना आप जरा, ये वाला हिस्सा रह जाएगा। और ये वाला हिस्सा कैसे रहा? ये रीऑर्डर लेवल था, ये ROL था। उस ROL में से ये नन्ना मुन्ना वाला हिस्सा जो मैंने आटा इस्तेमाल कर लिया, अगर ये रीऑर्डर लेवल में से ये माइनस कर दूं, तो यहां से लेके यहां तक का मेरे पास आटा बच जाएगा। वो ये है रीऑर्डर लेवल, यहां से लेके यहां तक रीऑर्डर लेवल आ गया, माइनस मिनिमम डिमांड मिनिमम लीड टाइम, वो ये वाला हिस्सा जो मैंने छोटा सा आटा इस्तेमाल कर दिया। तो अगर मैं रीऑर्डर लेवल में से ये माइनस कर दूं, तो कह सकता हूं मेरे पास अब जो आटा बच गया वो यहां से लेके यहां तक का बच गया, यहां से लेके यहां तक का बच गया, वो ये आ गया। प्लस नया जब आटा आया तो यहां से लेके फर्दर यहां तक आटा फिल हो गया होगा। तो सर प्लस कर देंगे इसमें EOQ, तो ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इस तरह से फॉर्मूला डिराइव होता है। नहीं, इस वाले टॉपिक में ना, इस वाले में सर EOQ हमेशा गिवन होगा। अब वो EOQ कैलकुलेट करने का दौर खत्म हो गया, क्योंकि हम अब इससे अगले डिसीजन पे आ गए। ठीक है, तो अगर समझ आ गई तो ठीक है, भाई नहीं आई तो बस मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला क्या बनेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम डिमांड मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ। अगर मैक्सिमम डिमांड है, अगर मैक्सिमम इन्वेंट्री है, तो चेक करना मिनिमम डिमांड और मिनिमम लीड टाइम चलेगा। डन बच्चों, ऊपर चलें। ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, और इसके बाद हमने मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला पढ़ लिया। आगे चलें, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल।
मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का दूसरा नाम सेफ्टी स्टॉक भी होता है और बफर स्टॉक भी होता है, ठीक है। ये कैसे आएगा, अगर मैं रीऑर्डर लेवल में से एवरेज डिमांड एवरेज लीड टाइम माइनस कर दूं तो ये मिनिमम इन्वेंट्री लेवल आ जाता है। सही है, क्लियर। अच्छा जी, और बस अभी थैंक यू करते हैं आपको। एवरेज इन्वेंट्री वही पुराने वाला, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो OQ/2। डन। चलो बस ये फार्मूले सारे याद करके आना आज। बस आज आप लोगों ने सारे फार्मूला याद करने हैं, कल इंशाल्लाह इस पर से आगे ऑनवर्ड मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।